जेपी नड्डा बने बीजेपी के 11वें राष्ट्रीय अध्यक्ष। बीजेपी दफ्तर में पीएम मोदी ने किया सम्मान। दिल्ली विधानसभा चुनाव से होगी पहली अग्नि परीक्षा। रोड शो की वजह से छूटा केजरीवाल का नामांकन। 3 बजे तक था पर्चा दाखिल करने का वक्त। रोड शो में उमड़ी भारी भीड़। परीक्षा से पहले देश भर के छात्रों को पीएम मोदी ने दिया मंत्र। कहा, विफलताओं से घबराने की जरूरत नहीं, तकनीक का ज्यादा इस्तेमाल करें। रॉबर्ट वाड्रा के करीबी थम्पी पर ईडी का शिकंजा। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया। कई डिफेंस डील में भी शामिल रहा था थम्पी। दक्षिण भारत में पहली बार सुखोई की तैनाती। सीडीएस जनरल बिपिन रावत की मौजूदगी में स्क्वाड्रन में शामिल। तमिलनाडु के तंजावुर एयरबेस पर तैनात किया गया। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में मार गिराए हिजबुल के 3 आतंकी। सर्च ऑपरेशन में भारी मात्रा में हथियार भी बरामद। गणतंत्र दिवस और चुनाव से पहले दिल्ली में बड़ी साजिश नाकाम। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने 2 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया। 67 अवैध हथियार बरामद। आंध्र प्रदेश में 3 राजधानी के प्रस्ताव पर हंगामा। अमरावती में किसानों का बवाल। सड़क पर टायर जलाकर हंगामा किया। सुप्रीम कोर्ट से निर्भया के दोषी पवन को झटका। नाबालिग होने की याचिका खारिज हुई। कोर्ट ने कहा, दलीलों में कोई दम नहीं। बजट 2020 की तैयारी शुरू हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हलवा सेरेमनी की शुरुआत की। 1 फरवरी को पेश होगा बजट। सैफ अली खान ने सिर्फ तानाजी फिल्म पर तथ्यों के आधार पर सवाल नहीं उठाए, बल्कि सैफ अली खान ने अपने इंटरव्यू में कुछ ऐसी बातें भी कही जिसका विरोध आज बड़े पैमाने पर हो रहा है। मसलन उन्होंने कहा कि जब तक अंग्रेजों के शासन की बात सामने नहीं आई, तब तक इंडिया शब्द का कोई मतलब नहीं था, यानी कि भारत का औचित्य नहीं था, क्योंकि हिंदुस्तान को हिंदुस्तान की शक्ल अंग्रेजों के शासन के दौरान मिली। शायद वो कहना यह चाहते थे कि भारत को एक शासकीय यूनिट के तौर पर अंग्रेजों के समय देखा गया, लेकिन जिस अंदाज में और जिस तर्ज पर उन्होंने अपनी बातें कही, उसकी वजह से काफी विरोध हो रहा है। क्या कहा सैफ अली खान ने, जरा देखिए। सृष्टि से पहले सत नहीं था, असत भी नहीं। जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया के दावे को सैफ अली खान ने चैलेंज किया तो हिंदुस्तान के लोग हैरान रह गए। सबसे ज्यादा नाराजगी इंडिया के वजूद को लेकर सैफ के बयान से थी, क्योंकि सैफ ने इंडिया यानी भारत के वजूद को महज 300-400 साल पुराना कॉन्सेप्ट बता दिया था। You know, whether it's when people say that this is history and this is how it is, I don't think this is history. And I'm quite aware of what the history was. I don't think there was a concept of India till perhaps the British gave it one. जिस इंटरव्यू में सैफ अली खान ने भारत के वजूद पर सवाल उठाए, उसी में अब यह भी कह दिया कि इस देश में अब डर लगने लगा है। Direction in which it's headed is headed now will be not secular. So, but whether it's the India that embraced secularism and all the various ideas and what people talk about, I think we're moving away from that. सैफ के सामने जाहिर सवाल था कि जब देश की हालत इतनी खराब है, बॉलीवुड तक 2 हिस्सों में बढ़ चुका है, तो बतौर प्रभावशाली नागरिक वो आवाज क्यों नहीं उठाते। सैफ अली खान के आरोपों, दावे और इतिहास ज्ञान को लेकर सबसे ज्यादा तूफान सोशल मीडिया में मचा। एक इंटरव्यू में दिए बयान के बाद सैफ अली खान को जबरदस्त तरीके से सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है। सैफ अली खान ने उस इंटरव्यू में कहा था कि आई डोंट थिंक देयर वाज अ कंसेप्ट ऑफ इंडिया टिल द ब्रिटिश गेव इट वन। उसके बाद जो है आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सोशल मीडिया पर सैफ अली खान को हिस्ट्री बफ कहा जा रहा है और जबरदस्त तरीके से उनको इतिहासकार बताते हुए जो है वो लगातार ट्रोल किया जा रहा है। जाहिर है सैफ अली खान ने एक साथ कई विवादित बयान दिए हैं, जिनमें उनकी मौका परस्ती ज्यादा दिखती है, लेकिन भारत को लेकर उठाए गए सवाल और इतिहास को लेकर उनके दावे को अब इतिहासकार भी चुनौतियां दे रहे हैं। विकास राधेश्याम, न्यूज नेशन, मुंबई। सैफ अली खान ने जिस सवाल को अब सबके सामने रखा है कि क्या अंग्रेजों के शासनकाल से पहले भारत एक
देश समुचित देश के तौर पर था या नहीं, यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। इसलिए हमने सोचा कि क्यों नहीं इतिहासकारों से इस सवाल का जवाब पूछा जाए कि दरअसल इंडिया ये शब्द अपने आप में क्या मायने रखता है और हिंदुस्तान का अस्तित्व क्या है। मौजूदा इंडिया या भारत जिस एशियाई भूभाग को कहा जाता है वो बेशक अंग्रेजों के सीमांकन का नतीजा है। इंडिया की मौजूदा चौहद्दी को भले अंग्रेजों ने अपने हिसाब से सीमित किया, लेकिन इंडिया की अवधारणा की बात की जाए तो ईसा सन शुरू होने से 4 सदी पहले ही उसका लिखित जिक्र है। यूनानी विद्वान मेगास्थनीज की कालजयी कृति इंडिका में उस जमाने के मौर्य वंश का वर्णन है। जाहिर है मौर्य काल में भारत यानी इंडिया की अवधारणा मौजूद थी। कई अलग अलग समय पे अलग अलग राष्ट्रों के हिस्से रहे हैं जो साम्राज्य के रूप में विकसित हुए हैं। समुद्रगुप्त का अलग साम्राज्य था, अशोक का अलग साम्राज्य था, इस तरह के बड़े बड़े साम्राज्य थे और वो एक बड़े बड़े देशों के हिस्से माने जाते थे। लेकिन अगर उन्होंने ये कहा है कि राष्ट्र राज्य की अवधारणा नहीं थी तो ठीक कहा है, लेकिन अगर उन्होंने कहा कि राष्ट्र का अस्तित्व ही नहीं था तो मैं समझता हूं कि ये गलत है। प्राचीन भारत के लिखित इतिहास में दर्जनों ऐसे प्रसंग हैं जहां भारत की परिकल्पना का जिक्र किया गया है। यहां तक कि जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया में भी मौर्य वंश और अशोक के जमाने में इंडिया से। तो आप अगर देखें तो ऐतिहासिक तौर पर भारत राष्ट्र इसका अस्तित्व तो हमेशा रहा है, लेकिन हां जब हम एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की बात करते हैं, यानी कि इस पूरे देश में समुचित एक प्रशासनिक व्यवस्था हो, यह अंग्रेजों के आने के बाद ही हो पाया। अब सैफ अली खान किस तरह से अपनी बातों को सामने रख रहे थे, सैफ से बेहतर कोई नहीं जानता, लेकिन उनकी बातों को लेकर विवाद काफी हो रहा है। लेकिन जिस बात को लेकर सबसे ज्यादा विवाद आज सैफ की हो रहा है वो ये कि सैफ ये मानने लगे हैं कि आज का मौजूदा हिंदुस्तान सेक्युलरिज्म यानी कि सांप्रदायिक गैर सांप्रदायिकवाद से अलग हटता चला जा रहा है, सेक्युलरिज्म के रास्ते से अलग जा रहा है। अगर यह बात अपने आप में सही है तो फिर सैफ को इसके बारे में आवाज पहले उठानी चाहिए थी। फिल्म की सफलता के बाद अब इस बात को सामने रखना, और वो भी तब जबकि उनकी एक और नई फिल्म सामने आ रही है, क्या यह सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है या दरअसल यह सैफ की दिल की बात है? चाहे जो कुछ भी हो, सैफ को एक स्पष्टीकरण तो देना ही चाहिए। देश का मौजूदा माहौल नागरिकता कानून के विरोध में उबलता हुआ दिख रहा है। माफ कीजिएगा, कुछ तकनीकी दिक्कत की वजह से अपनी इस रिपोर्ट को हम आपके सामने प्रस्तुत नहीं कर पाए, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इस रिपोर्ट को आपके सामने प्रस्तुत करें। इस बीच आइए आज की दूसरी बड़ी खबर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी के 11वें अध्यक्ष के तौर पर जेपी नड्डा को चुना गया है। कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा के पास एक बहुत बड़ा स्लेट है जिस पर अब उन्हें काम करना पड़ेगा, क्योंकि उनके पहले भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने एक इतनी लंबी लकीर खींची है कि उससे लंबी लकीर खींचना जेपी नड्डा के लिए एक बड़ी चुनौती है। यह बीजेपी में नड्डा युग की शुरुआत है। ये बीजेपी के नए बॉस जेपी नड्डा हैं, जिन्हें अमित शाह ने पार्टी अध्यक्ष की कुर्सी सौंपी। जेपी नड्डा निर्विरोध रूप से पार्टी के अध्यक्ष चुने गए। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया की गई। अमित शाह, राजनाथ सिंह और गडकरी समेत सभी नेताओं ने जेपी नड्डा के समर्थन में प्रस्ताव पत्र सौंपे। सीएम योगी समेत राज्यों के सीएम और नेताओं ने भी समर्थन में प्रस्ताव दिया, जिसके बाद जेपी नड्डा को निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिया गया। फिर राधा मोहन सिंह ने नए अध्यक्ष जेपी नड्डा को जीत का सर्टिफिकेट सौंपा। बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह ने मंच पर जेपी नड्डा को जीत की बधाई दी, गले लगाया, तो पीएम मोदी ने भी नड्डा को बधाई दी। आशा अपेक्षाओं से इस दल का जन्म हुआ है, उसको पूरे किए बिना चैन से बैठना नहीं। बीजेपी के युवा कार्यकर्ता से लेकर अध्यक्ष बनने तक जेपी नड्डा का सफर शानदार रहा है। पटना कॉलेज में पढ़ाई के दौरान एबीवीपी में शामिल हुए। 1983 में एचपीयू विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष बने। 1993 में बीजेपी विधायक दल के नेता बने। 1998 में विधानसभा चुनाव जीता। 2009 में मंत्री पद छोड़कर शिमला से दिल्ली पहुंचे। जून 2019 में बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष बने। मैं धन्यवादी हूं प्रदेश की इकाइयों का, जिन्होंने निर्विरोध मुझे चुना है और निर्विरोध मुझे इस काम को करने का जो उन्होंने मौका दिया, अवसर दिया,
इसके लिए प्रदेश की सभी इकाइयों को मैं धन्यवाद देता हूं। जेपी नड्डा को संगठन का माहिर खिलाड़ी माना जाता है। बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद जेपी नड्डा के सामने कई चुनौतियां भी है। सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा दिल्ली विधानसभा चुनाव है, क्योंकि यहाँ केजरीवाल आम आदमी पार्टी का चेहरा है, तो बीजेपी ने अभी कोई चेहरा पेश नहीं किया है। ऐसे में बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर नड्डा किस तरह कमाल कर पाते हैं, यह आने वाला वक्त बताएगा। दिल्ली से रविकांत राय और विकास चंद्रा के साथ टीम न्यूज नेशन। और आइए अब आपको दिखाते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विधानसभा चुनावों के लिए आज वो अपना नामांकन दाखिल करना चाहते थे। घर से निकले, माता पिता का आशीर्वाद लिया, लेकिन जनता का समर्थन कुछ इतना मिला कि समय पर नामांकन करने पहुंच ही नहीं पाए। कल करेंगे नामांकन। अब पहले मां का आशीर्वाद, फिर मंदिर में दर्शन, उसके बाद पत्नी, बेटी और बेटे के साथ दिल्ली की सड़क पर रोड शो। सोमवार को नई दिल्ली सीट से पर्चा दाखिल करने जा रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पहले रोड शो किया। इस दौरान केजरीवाल की जीप पर उनकी पत्नी, बेटा, बेटी, आप विधायक मनीष सिसोदिया और आप सांसद संजय सिंह मौजूद रहे, तो सड़कों पर उनके समर्थकों की भारी भीड़ दिखी। रोड शो के दौरान ढोल नगाड़ों और गाने की धुन पर उनके समर्थक आम आदमी पार्टी का झंडा लहराते रहे, तो हाथों में केजरीवाल के कटआउट्स लेकर उनके समर्थक उनकी जीप के आगे आगे चलते दिखे। आज सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल का रोड शो वाल्मीकि मंदिर से होते हुए पंचकुइया मार्ग, सीपी आउटर सर्किल, पालिका बाजार से होते हुए कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर पर खत्म हुआ। फिर से विधानसभा चुनाव के लिए नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं। 2013 में पहली बार चुनाव लड़े थे, फिर 2015 में, और आज 5 साल पूरे हुए और सेटिस्फैक्शन है कि 5 साल में काफ़ी काम किया और अगले 5 साल भी मुझे पूरी उम्मीद है कि दिल्ली की जनता हम लोगों को काम करने का मौका देगी। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के रोड शो में भारी भीड़ की वजह से सोमवार को वो नामांकन दाखिल नहीं कर पाए। उन्हें 3 बजे तक नामांकन दाखिल करना था। केजरीवाल ने कहा कि अब वो मंगलवार को नामांकन दाखिल करेंगे। इससे पहले रविवार को मुख्यमंत्री केजरीवाल ने 10 वादों का गारंटी कार्ड जारी किया था, जिसमें उन्होंने दोबारा सत्ता में आने पर छात्रों के लिए मुफ्त बस सेवा और महिलाओं की सुरक्षा के लिए मोहल्ला मार्शल की नियुक्ति समेत अनेक वादे किए। दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों के लिए 8 फरवरी को मतदान होना है, जबकि 11 फरवरी को मतगणना होगी। टीम न्यूज नेशन। और आइए आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बच्चों के साथ सीधा संवाद किया। परीक्षाएं सर पर हैं, ऐसे में प्रधानमंत्री जी ने आज बच्चों को कई तरह के गुरु मंत्र दिए, जिससे बच्चे बखूबी अपने इम्तिहान में अव्वल आ सकें। इन सभी बच्चों को जिनके मनों में इतने सारे सवाल थे, इतनी परेशानियां थी। पीएम मोदी आज देश भर के स्कूली बच्चों से रूबरू हुए। दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में छात्रों के बीच परीक्षा पर चर्चा की। पीएम मोदी ने छात्रों के मन में उठे हर सवाल का जवाब दिया। Give some suggestions to face the exams without any stress and nervousness. Thank you. हम विफलताओं में भी सफलता की शिक्षा पा सकते हैं। हर प्रयास में हम उत्साह भर सकते हैं और किसी चीज में आप विफल गए, इसका मतलब ये है कि अब आप सफलता की ओर चल पड़े हैं। देश भर के छात्रों ने प्रधानमंत्री मोदी के सामने परीक्षा और शिक्षा से जुड़े सवाल रखे, जिस पर पीएम मोदी ने एक शिक्षक की तरह छात्रों को समझाया। सिर्फ परीक्षा के अंक ही जिंदगी नहीं है। उसी प्रकार से कोई एक एग्जामिनेशन ये पूरी जिंदगी नहीं है, वो एक पड़ाव है। छात्रों ने पीएम मोदी से एक्स्ट्रा एक्टिविटी और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर भी सवाल पूछा, तो सुनिए पीएम मोदी ने छात्रों को क्या समझाया। अगर आप कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं करते हैं, आप एक बिल्कुल रोबोट की तरह जो सॉफ्टवेयर आपके अंदर डाला है उसी प्रकार से सुबह से शाम करते रहोगे तो आप रोबोट बन के रह जाओगे। अन्य गतिविधियां, एक्टिविटी, उसमें उदासीन कभी नहीं रहना चाहिए। ये ठीक है, समय का मैनेजमेंट करना चाहिए, संतुलन करना चाहिए,
लेकिन उस एक्टिविटी यानी बिल्कुल बेकार, सब बर्बाद हो जाएगा, ये नहीं होना चाहिए। टेक्नोलॉजी हमारा समय चोरी कर जाए, टेक्नोलॉजी हमें खींच के ले जाए, इससे हमें बचना चाहिए। हमारे में वो ताकत होनी चाहिए कि मैं टेक्नोलॉजी को मेरे कब्जे में रखूंगा, मैं टेक्नोलॉजी को मेरी इच्छा के अनुसार उपयोग करूंगा। पीएम मोदी ने अभिभावकों को भी बच्चों पर दबाव नहीं डालने की सलाह दी, बच्चों का हौसला बढ़ाने की बात कही। मैं माँ बाप को यही कहूंगा कि आप बच्चे बड़े हो गए हैं ये स्वीकारिए। ऐसा नहीं कि अब भी वो तो 3 साल का है, भले 12वीं में पढ़ता है, ऐसा भी नहीं। बच्चा बड़ा है वो स्वीकार कीजिए, लेकिन खुद को आप जब वो 3 साल के 4 साल के बच्चे थे तब जो आपकी साइकी थी उनको मदद करने की, उसको जीवन भर जिंदा रखिए। बोर्ड परीक्षा से पहले पीएम मोदी पिछले 3 साल से हर बार छात्रों को प्रेरित करते आ रहे हैं। परीक्षा को लेकर बच्चों के मन से तनाव दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। यकीनन ये देश के बच्चों के लिए प्रेरक साबित होगा। टीम न्यूज़ नेशन।